हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक है, बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक, जैसा मैंने पहले कहा था, टॉपिक लास्ट है, हो सकता है वीडियो एक आधा और बन जाए। टॉपिक आज का लास्ट है हमारा। ठीक है, मतलब लास्ट टॉपिक है, उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है बच्चे, देखो कुछ भी काम करते हैं ना, कोई न कोई लॉ ओबे होता है। कुछ भी काम कर लो, आप रास्ते में चलते हो तब भी एक लॉ होता है कि भाई लेफ्ट है तो लेफ्ट चलेंगे, ठीक है, राइट से नहीं चलना है। ठीक, उसके बाद किसी ऑफिस में जाते हो तो वहां का पर्टिकुलर कोई लॉ होता है, उसको आप ओबे करते हो। किसी दूसरे कंट्री में जाते हो तो वहां के उसको लॉ को आप ओबे करते हो। ठीक, हाँ, मतलब जहां भी किसी दूसरे फैमिली में जाते हो तो वहां पर उनका कुछ अलग रूल रेगुलेशन होता है। जब हम तो सुबह देर से सोते हैं, उठते हैं, या रात में हम जल्दी सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, सुबह हम जल्दी उठते हैं, बड़े सारे इफ बर्ड्स के साथ कुछ न कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब केमिस्ट्री में भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो भी अपना कोई न कोई रूल लेके चलता रहता है, और वो हम लोग ओबे करते देखते हैं कि हाँ ओबे हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक, और इसमें सबसे पहले आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, नाम से पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास का कंजर्वेशन ड्यूरिंग द एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ना मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर? यानी जितना रिएक्टेंट आपने लिया था उतने से शुरू होगा, ठीक है, और वो काम उतने पे ही प्रोडक्ट फॉर्म करके खत्म कर देगा उसको। ठीक है, ना एक्स्ट्रा मास जनरेट होगा, ना मास कंज्यूम होगा। ठीक, तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल ऑब्लिक फिजिकल चेंज। तो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, केमिकल चेंज हमारा है, पर फिजिकल में भी उतना ही एप्लीकेबल होता है। जैसे H2O, ठीक है, गिव्स टू H2O। यहां आपका सॉलिड था और ये यहां पर लिक्विड हो गया, यानी यहां ये आइस है और यहां पर क्या है, ये वाटर है। अब आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर लिए हो। पहले अगर ये 100 ग्राम था तो अब भी वो कितना रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा। वाइस वर्सा भी कर लो तब भी वही होगा। ये जितना लेके चले थे, बाद में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए, तब भी वो उतना ही मिला, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हाँ बच्चे, इसके बाद अगर केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करके देख लें तब भी एप्लीकेबल होता है। ठीक, हाँ, यानी अगर मान लो CaCO3, हाँ, ये लिया आपने, इसको हीट कर दिया। CaCO3 को जब आप हीट कर देते हो तो क्या होता है, डिकम्पोज होता है CaO प्लस CO2। फिजिकल स्टेट जानते हो तो मेंशन कर दो, ये गैस होगा, ये क्या होगा, सॉलिड होगा, और CaCO3 भी क्या होता है, सॉलिड होता है। अब आपने मान लो इसके 100 ग्राम को लेके क्या किया था, डिकम्पोज किया था, हीट किया था। ये आपका 56 ग्राम है, CO2 कितना होगा, 44 ग्राम होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा, 100 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है, यानी केमिकल रिएक्शन में ना कोई मास क्रिएट हुआ है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्लियर? ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और भी रिएक्शन में इसको रिवर्स करोगे तब भी यही चीज होगा, इतना ही चीज फॉर्म होगा। ठीक, अब आता है सर इस लॉ का कोई लिमिटेशन है भी? तो हाँ, लॉ है, मगर क्या है, देखो बेटे, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ combustion and nuclear reaction। ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक,
क्यों नहीं होता है एप्लीकेबल भाई, बाकी रिएक्शन ऑबे करता है, ये क्यों नहीं ऑबे करता है? बेटे हम जानते हैं क्या, E इक्वल टू क्या होता है, mcs/, ठीक। C कांस्टेंट है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, मास में। या यूं कह सकते हो कि एनर्जी जितना डिकम्पोज होता जाएगा, रिलीज होता जाएगा, मास सब्सटेंस का उतना कम हो जाएगा। क्लियर? यानी अगर हम कोई कंबस्शन रिएक्शन ले, CH4 प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2O, राइट। तो इनमें जो क्या होगा, मास ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट ग्रेटर देन होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ प्रोडक्ट से। बाकी उसमें क्या हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा, किसमें, एनर्जी के फॉर्म में निकल गया होगा। तो अब आया कि इस लॉ को ठीक किसने दिया था, कौन ये क्रिएट किया इस लॉ को? इस लॉ को उन्होंने ही दिया था जो क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जिसको कहते हो। कौन है, नाम याद आ रहा है? हाँ, एंटनी, कौन सा, लेबवाइजर। एंटनी लेबवाइजर ने इस लॉ को दिया था, ठीक। मगर इसमें लिमिटेशन भी आ गई। अब इसको ठीक करने के लिए एक नया लॉ बना देते हैं हम लोग, वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक, शुरू करें अगला टॉपिक। इसमें इतना ही चीज पूछेगा और इतना ही हमारे लिए है, ठीक है। इसी में हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्लियर? यहीं पे ऐड कर दें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक। कहता है ये लॉ, according to this law, the total sum of mass and energy of reactants are always equal to total sum of mass and energy of products, राइट। कुछ नहीं था, एक ये कहा गया कि इसमें एनर्जी का सम जो है, क्योंकि E इक्वल टू mc² होता है, दोनों का सम कर दें तो इक्वल हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिख लें, क्या चीज, CO2, ये CH4 प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2O। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या होगा, इसका जो क्या है, मास और प्लस एनर्जी, किसका, हाँ, रिएक्टेंट का ना, इक्वल टू क्या होगा, मास प्लस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट बच्चे। हाँ, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास और एनर्जी दोनों का सम इक्वल होगा। यहां पर क्या होगा, जितना मास गया होगा वो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, E इक्वल टू mc² को सॉल्व करेंगे, एनर्जी गिवन होगा, c² से डिवाइड कर दिए, मास आ गया, उसको ऐड कर दोगे, एनर्जी सम हो जाएगा दोनों का इक्वल, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है, एक का मास और दूसरे का मास एनर्जी दोनों दे रखा है तो, ठीक। आगे बात समझ में। न्यूमेरिकल स्पेस जनरली कोई आता नहीं है, और आएगा भी तो हम एनर्जी और मास को कन्वर्ट करके सम करेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये हमारा नया लॉ है, उनसे बेहतर लॉ है, इसलिए कोई लिमिटेशन मुझे नहीं पता है। और एक काम आपको करना है, ठीक है, कि
किसने दिया इस लॉ को, ये आप हमें बताइए। ठीक है, हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा किस किस ने कमेंट किया और कौन कौन वीडियो को ध्यान से देख भी रहा है। ये भी जरूरी होता है कभी कभी चेक करना। राइट बच्चे, हाँ, अब हम लोग अगले लॉ की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, जो लॉ है डेफिनिट प्रपोर्शन का। तो हम लोग क्या थे बेटे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन स्टार्ट करने वाले थे। नहीं, जैसा मैंने कहा था कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। ठीक, यानी थीम क्या है इसका कि कंपाउंड, गिवन कंपाउंड, ठीक है, सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास, ये रखता है। ठीक, टीचर इतना ही देखता है कि हाँ ये चीज लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। ठीक, गिवन कंपाउंड सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास रखता है। ठीक, यानी आप किसी भी तरीके से बनाओ, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाओगे, उसमें एलिमेंट का रेशियो सेम होगा, डेफिनिट होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? कैसे? अब देखो हमने क्या लिया, C प्लस O2 गिव्स टू क्या हो गया, CO2 प्लस H2O। यहां पे हमने CO2 बनाया, कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 32। हाँ, यानी इसका अगर सिंपल रेशियो निकालोगे ये क्या हो जाएगा, हाँ 4 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 3:8। यानी 3:8 में कंबाइन करेगा कार्बन और ऑक्सीजन, तो हमेशा क्या बनेगा, CO2 ही बनेगा। चाहे आप दूसरे तरीके से बनाओ, CH4 प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2O। ठीक, यहां भी बना, तो ये क्या है 12 और 32 है क्या CO2 ही। यहां पे देखो क्या है CO2 है, हाँ, और यहां भी क्या है CO2 है, और यहां भी रेशियो क्या है 3:8, मगर दोनों डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से आते हुए भी सेम ये रखा है रेशियो। ये तो कहता है गिवन कंपाउंड यानी CO2 हैव सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। क्लियर? अब एक और तरीका ले लो, CO प्लस क्या चीज O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2O। बैलेंस आप कर लेना, इधर हाफ लगा लो, तब भी क्या हो रहा है 3:8 ही आता है, और हमेशा सेम होगा, किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का रेशियो सेम होगा। ठीक, वो कभी अंतर नहीं होता है। हाँ, अब आया कि सर इस लॉ का कोई लिमिटेशन है, तो हाँ इसका भी लिमिटेशन है। ठीक है, देखोगे लिमिटेशन, क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट। राइट बच्चे? अब देखोगे एलिमेंट्स अगर क्या है आइसोटॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या चीज, CO2 का ही ले लेते हैं एग्जांपल, CO2 और CO2, मगर क्या करते हैं कार्बन का आइसोटॉप्स अलग अलग होता है, आगे पढ़ोगे आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, क्या है, यहां पर मास 12 है और यहां पर कार्बन का आइसोटॉप्स 14 ले लेते हैं। अब इसका रेशियो निकालते हो, यहां पर क्या आ रहा है, ये 12:32 यानी 3:8, और यहां पर क्या आ रहा है 14:32 यानी 7 कितना 16। अब देखो यहां सेम कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है बच्चे, कंपाउंड यहां पर है CO2 ही, नहीं, कंपाउंड यहां पर क्या है CO2 यहां पर ओबे कर रहा था, क्यों, दोनों जगह पे ये आपने मास का लिया था, यहां भी 12 लिया था, यहां भी 12 लिया था, तो ओबे कर रहा था, मगर यहां पर आइसोटॉप से बदल दिए तो क्या हो गया, कंपाउंड में लॉ नहीं ओबे हो रहा है।
आप ऑक्सीजन को बदल लो, ऑक्सीजन के 16 की जगह 17 रख लो, हाँ 18 रख लो, तब भी ऑबे नहीं होगा। ये लॉ भी हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, मगर ये तब बना था जब आइसोटॉप्स नहीं थे बच्चे, तो इसलिए लॉ ही कहलाया था, लॉ ही है ये। आइसोटॉप्स पता चला तो हमें इसकी लिमिटेशन पता चल गई, और कोई बात नहीं है, ठीक। अगर आइसोटॉप्स को अलग कर दें, ये लॉ एप्लीकेबल है। और इट इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज, लॉ ऑफ क्या, डेफिनिट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन, राइट, ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट कंपोजिशन, ये ध्यान रखना, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। हाँ, और इन लॉ को दिए थे कौन, प्राउस्ट ने, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। नाम लिख देता हूं, आप लोग याद कर लेना, ये भी काफी फेमस साइंटिस्ट थे। जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था, ठीक। कोई डाउट नहीं, एक ही मैंने नहीं बताया है, आप लोग का था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, वो दिया था फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटनी लेवॉइजर, और लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या चीज, कंपोजिशन या डेफिनिट प्रपोर्शन, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। प्राउस्ट बोलते हैं, एस साइलेंट रहता है, ठीक, राइट। अब चलते हैं अगले लॉ की तरफ, ठीक, उसको देखते हैं वो लॉ में क्या कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है बेटे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बनता हो दो एलिमेंट से, ठीक है, देन वन एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल रेशियो, तो एक एलिमेंट सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक, क्लियर। कई बार कहते सर ये तो लंबा सा हो गया, कुछ नहीं है, यहां पर क्या देख रहा है, कहता है कि वन एलिमेंट, जो याद रखना है, वन एलिमेंट कंबाइन, ठीक है, इन सिंपल रेशियो विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, बस, बाकी लैंग्वेज है, समझना इतना ही चीज है कि एक एलिमेंट सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। हाँ, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन दे देता है, टीचर स्कूल एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन दे देते हैं, भैया ये एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए, और 3 नंबर में बच्चा सोचता है सर अब क्या क्या एग्जाम्पल दे, आप न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है, उनको समझाइए। जैसे N2 रिएक्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, बड़े सारे कंपाउंड बन जाता है, क्या N2O, फिर क्या बनता है NO, फिर क्या बनता है, हाँ NO2, फिर क्या बनता है N2O5, एक और बनता है बेटे, रुक जाओ, NO, फिर क्या बनता है N2O3, फिर क्या बनेगा N2O4, और फिर क्या बनेगा N2O5। इतना कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलता है और इतना कंपाउंड बना लिया, ठीक है। 2 ही एलिमेंट है और 2 से ज्यादा, ये तो देखो 5 कंपाउंड्स बन रहा है, नहीं, क्लियर। अब इसमें देखोगे मास ऑफ N2 कितना है, यहां पर 28 ग्राम, यहां पर कितना है 14 ग्राम, यहां पर कितना है 28 और कितना 28 ग्राम, राइट। अब देखो क्या चीज, मास ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन, और यहां पर क्या है मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर। यहां पर देखो कितना आ रहा है 16 ग्राम, यहां पर कितना है 16 ग्राम, कितना हो जाएगा 48 और 16
4 जा कितना हो जाएगा 64 और 16 5 जा कितना हो जाएगा 80। क्लियर। ये आगे आपका क्या चाहिए, मास ऑफ ऑक्सीजन जो कंबाइन किया है। ठीक, इसके बाद देखोगे फिक्स्ड मास, यहीं पे कलाकारी है, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फिक्स मास क्या करोगे और किसका मास फिक्स करोगे, जो सबसे सिंपलेस्ट है उसको फिक्स करो। ठीक है, ऑक्सीजन में सबसे सिंपलेस्ट है 16 और नाइट्रोजन में सबसे सिंपलेस्ट है कौन सा 14, मगर इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है 14, तो आप इसको फिक्स कर लोगे। ठीक है, हाँ, तो फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन हो गया 14। सबके लिए हमने 14 फिक्स कर लिया, यानी हमें 14 के लिए ही निकालना है कि कितना कंबाइन करेगा। अब क्या निकालें, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 14 ग्राम, इसके रिस्पेक्ट में 14 ग्राम नाइट्रोजन से कितना कंबाइन करके आ रहा है। ठीक है, यहां पे देखोगे कितना हो जाएगा 28 ग्राम से कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम, तो 14 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा 8 ग्राम, और यहां पर कितना कंबाइन करेगा 16 ग्राम ही कंबाइन करेगा। यहां पर 28 ग्राम बाइंड किया था कितने से 48 से, तो 14 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा 24 ग्राम से, और यहां पर 28 ग्राम कितने से कंबाइन किया था 64 से, यहां पर कितने से कंबाइन करेगा 32 से, और इसी तरह से क्या होगा यहाँ पे 28 ग्राम कितने से कंबाइन किया था 80 से, तो कितना होगा यहाँ पर आ जाएगा 40। राइट, यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर जितना कॉम्बिनेशन था 28 ग्राम से था। ठीक है, और हमें 14 से निकालना था, तो हमने क्या कर दिया ऑक्सीजन ऑफ मास हाफ कर लिया, और नाइट्रोजन यहाँ पर 14 ही था, यहाँ 16 ग्राम था तो 16 ग्राम ही हो गया। ठीक, राइट। अब देखोगे निकालेंगे सिंपल रेशियो, क्या निकालेंगे सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है वो कितना है 8 है। इससे सिंपल रेशियो निकालना क्या है, सबसे सिंपलेस्ट से डिवाइड कर देते हो आप। हाँ, यहां पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। क्लियर, यानी देखोगे इन कंपाउंड में नाइट्रोजन जो कंबाइंड किया है ऑक्सीजन से, उसमें ऑक्सीजन का रेशियो क्या है नाइट्रोजन के फिक्स मास, किसके फिक्स मास नाइट्रोजन के फिक्स मास 14 ग्राम के रिस्पेक्ट में इसका रेशियो क्या आ रहा है 1:2:3:4:5। सिंपल रेशियो है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। ये क्या हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एज इट इज, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर उसका भी वही लिमिटेशन है कि अगर आइसोटॉप्स आ गया ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर क्या आ गया आइसोटॉप्स आ गया तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगला लॉ है लॉ ऑफ क्या चीज गैसियस वॉल्यूम, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यूएस गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो बेटे, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब सारे के सारे स्पीसीज क्या होंगे गैसियस स्टेट में होंगे, तभी। अगर कोई लिक्विड है कोई सॉलिड है तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। राइट, क्लियर। क्या कहता है ये लॉ, और नाम से ही पता चल रहा है किसने दिया है
गेलुसेक ने दिया है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ। और मैं बताना भूल गया शायद, ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो है वो डाल्टन ने दिया था। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कौन दिया था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन एटॉमिक मॉडल जो जिनके नाम पे है, उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन दिया था। राइट बच्चे। अब गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when gaseous reactant gives gaseous product, then they have simple ratio, सिंपल रेशियो। यानी अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट गैसियस प्रोडक्ट ही दे रहा होगा तो सब क्या होगा? सिंपल रेशियो में काम कर रहा होगा। जैसे एग्जांपल है N2 प्लस 3H2 गिव्स टू क्या? 2NH3। अगर ये गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, राइट, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेटे? इसका जो ये मोल है वो वॉल्यूम के टर्म में आएगा। इसका 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का, ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा और अमोनिया का नहीं होगा कि इसका 2.5 आ जाए, इसका 1.5 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं आने वाला है। सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ठीक, क्लियर। कोई भी गैसियस रिएक्टेंट हो और गैसियस प्रोडक्ट ही बन रहा होगा तब। अगर एक भी कोई अलग है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। यही इसका लिमिटेशन है। और इस लॉ को किसने दिया है? तो गै-लुसेक ने दिया था। इनके बारे में भी आगे पढ़े होंगे स्टेट ऑफ मैटर में, डाल्टन के बारे में भी फिर वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। राइट। अब बेटे एक लॉ और रह गया है, जल्दी से उसको खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। नहीं, क्लियर, खत्म ही कर लेते हैं। क्या फायदा एक लॉ के लिए आगे चले? थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और इसको यहीं पे खत्म करते हैं। राइट। क्या है? एवोगैड्रो लॉ। हाँ, जिनके नाम पे एवोगैड्रो नंबर आया, ठीक है, वही साइंटिस्ट है। एवोगैड्रो लॉ, ठीक, इन्होंने दिया था इस लॉ को। कहता है ये लॉ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, at given temperature and pressure, at given temperature and pressure, equal volume of each gas has equal number of molecules। ठीक, ये लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ईच गैस, ठीक है, हाँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ईच गैस, यानी हर गैस का जब क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम होगा। ठीक, हाँ, और उसमें क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, बस इतना ही हमें समझना है इसमें। ठीक, बाकी बातें हमें सिर्फ याद रखनी है, लैंग्वेज देना है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस का। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इन्होंने। यानी अगर हमने क्या कहा यहां पर कि 1
ठीक है, मोल है गैस, उसमें क्या होगा 22.4 लीटर होगा, तो उसमें कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर होगा। अब चाहे कोई भी गैस आप रख लो, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखो, अगर 1 मोल है 22.4 लीटर है तो एवोगैड्रो नंबर होगा। आधा कर लिए 11.2 लीटर कर लिए तो इसमें कितना हो जाएगा, मोल भी हाफ हो जाएगा, हाँ, और ये एवोगैड्रो नंबर भी क्या आ जाएगा, Na/2 आ जाएगा। क्लियर? हाँ, कई बार तो बच्चे आते कहते सर ये तो बिल्कुल वही है, मोल का कॉन्सेप्ट है, ठीक, मगर ये मोल का कॉन्सेप्ट नहीं है। मोल के कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट हुए बेसिकली गैसियस के टर्म में, ठीक है, ये लॉ पहले आ गया था, हाँ, और इसी लॉ के बेसिस पर मैंने बताया होगा क्या बेटे कि H2 हाँ प्लस O2 गिव्स टू क्या चीज, H2O, ठीक, यहां पर इसका 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और इसका कितना दिया, 2 मोल दिया। ये इंडिकेट करता है कि यहां पर ऑक्सीजन का 1 मोल और यहां पर क्या हो गया, इसका 2 मोल ऑक्सीजन एटम का हो गया है, यानी एटम जो है क्या हो रहा है, वो मॉलिक्यूल जो है एटम में कन्वर्ट हो रहा है, और ये मॉलिक्यूल्स और ये इसका एटम है। एवोगैड्रो ने मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट किया था कि कंपाउंड एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये मैं पिछली वीडियो में शायद बता चुका हूं आप लोग को, ठीक है, कि एटम और मॉलिक्यूल्स में वो कैसे डिस्कवर किया गया, ठीक है, और नहीं बताया होगा तो और किसी वीडियो में जरूर आएगा, राइट, क्लियर। तब तक आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करते रहिए। आज हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। ऐसे कभी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, टूल से ये यूज होता ही रहेगा बीच बीच में, और हम लोग सीखते भी रहेंगे। और मैंने बताया ही था कि नीट का और एडवांस लेवल का 10 वीडियोज वो अलग से रहेगा, जिनको जरूरत होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। हाँ बच्चे, मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है, ओके।